नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इतिहास के बेसिक को जाना था, जैसे इतिहास विषय की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास विषय का जनक कौन है और इतिहास विषय में कौन-कौन से भाग आते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। दोस्तों, इतिहास को विधिवत तरीके से पढ़ने के क्रम की अगर हम बात करते हैं, तो उस क्रम में आज हम लोग उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास जानने के साधन। प्राचीन इतिहास जानने के जो साधन है, वो इतिहास को पढ़ने में काफी ज्यादा मदद करते हैं और इसके साथ ही साथ जो है ये चैप्टर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे अक्सर जो है एग्जाम में प्रश्न आते हैं। प्रश्न जैसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा अभिलेख किस शासक के काल में लिखा गया, या कौन सा सिक्का किस शासक के द्वारा चलवाया गया, या कौन सा साहित्य किसके समय में लिखा गया, या कौन सा साहित्य किसने लिखा। ठीक है, या अन्य जो भी विदेशी विवरण है, उन विदेशी विवरणों में जो है किस विवरण को किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है या किस इतिहासकार के द्वारा दिया गया है। तो ये सभी चीजें एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बनती हैं और इसके साथ ही साथ जो है इतिहास को विधिवत तरीके से पढ़ने का जो सही तरीका होता है, वो यही होता है कि इसके पहले संसाधनों को हम लोग जानें। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इतिहास जानने के साधन। ठीक है, इतिहास जानने के साधनों की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले मोटे मोटे तौर पर हम लोग ये जान लेंगे कि इतिहास जानने के साधन हैं कौन कौन से। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के जानने के जो संसाधन है, इसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसका एक भाग है पुरातात्विक साधन और दूसरा भाग है साहित्यिक साधन। ठीक है, पुरातात्विक साधन और साहित्यिक साधन की अगर हम बात करेंगे, तो इन दोनों साधनों में सबसे पुख्ता जो संसाधन माना जाता है, वो पुरातात्विक साधन को माना जाता है। क्यों? क्योंकि पुरातात्विक साधन जो है, उनको किसी भी हालत में झुठलाया नहीं जा सकता है। साहित्यों की अगर बात करेंगे, तो साहित्य में जो है बहुत सारी जो है अनर्गल बातें भी लिखी गई हैं। ठीक है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, इसलिए पुरातात्विक साधन जो है काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आइए पहले मोटे मोटे तौर पर इसको समझ लेते हैं कि पुरातात्विक साधन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और इसके साथ ही साथ साहित्यिक साधन के अंतर कौन कौन सी चीजें आती। ठीक है, तो जैसे पहला इसका पार्ट है पुरातात्विक साधन का। और पुरातात्विक साधन की अगर हम बात करते हैं, तो पुरातात्विक साधन में सबसे पहला आता है पाषाण उपकरण। ठीक है, पाषाण उपकरण की अगर बात करते हैं, तो मनुष्यों के द्वारा पत्थर के जो औजारों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, उनसे काफी जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के दौरान मनुष्य के द्वारा जो पत्थरों का औजार प्रयोग किया जाता था शिकार करने के लिए, जैसे पढ़ा होगा जैसे जैसे पढ़ा होगा चापर चापिंग पेबुल संस्कृति या हैंड एक्स संस्कृति। दोस्तों, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति एक प्रकार का पत्थर का औजार था, या हैंड एक्स जो है वो भी एक पत्थर का औजार था। तो ये औजार है क्या, कैसे इनकी बनावट थी, इसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल वाले चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अभिलेख। और अभिलेखों की अगर हम बात करेंगे, तो इनके दो रूप हैं। एक तो राजकीय अभिलेख हैं जो प्राप्त होते हैं, और दूसरा जो है जनपदीय अभिलेख, यानी कि प्रांत लेवल पर अभिलेख प्राप्त होते हैं। जो राजकीय अभिलेख हैं, उसमें बहुत सारे अभिलेख जो है वो प्रशस्ति के रूप में और बहुत सारे जो है वो दान के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर सिक्के आते हैं, यानी कि मुद्राएं आती हैं। और मुद्राओं की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो मुद्राएं हैं उनमें आहत मुद्राएं, इसके अलावा ग्रीक रोमन मुद्राएं, ठीक है, इसके अलावा इंडो ग्रीक मुद्राएं, और इसके अलावा
गुप्त मुद्राएं। ठीक है, तो ये जो सिक्के हैं और जो मुद्राएं हैं, इसी टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है स्मारक आते हैं। स्मारकों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आते हैं भवन, भवन के साथ साथ स्तंभ आते हैं। इसके अलावा इसमें गुफाएं आती हैं और इसके अलावा इसमें मंदिर भी आते हैं। तो ये जो भवन है, स्तंभ है, गुफाएं हैं, मंदिर है, इनसे भी जो है प्राचीन इतिहास को जानने में काफी मदद मिलती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मृदभांड। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। मृदभांडों में लाल रंग के बर्तन, ठीक है, या काले लाल मृदभांड आते हैं। इसके अलावा चित्रित धूसर मृदभांड है, या इसके अलावा उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड है। ठीक है, तो इन मृदभांडों से भी जो है प्राचीन इतिहास को जानने में काफी ज्यादा मदद प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ अन्य पुरातात्विक संसाधन है, जैसे मोहरे हैं, ठीक है, या इसके अलावा मिट्टी की मूर्तियां यानी कि मृण मूर्तियां, या इसके अलावा अन्य जो प्रतिमाएं या मूर्तियां हैं। ठीक है, तो समय समय पर जो मूर्तियां बनाई गई और मूर्तियों के कारण भी जो है भारतीय इतिहास को हम लोग जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, ये हम लोग जो है आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरा संसाधन आता है इसका साहित्यिक संसाधन। और साहित्यिक संसाधन की अगर हम बात करेंगे तो इसको सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक है धार्मिक साहित्य, और दूसरा है धर्मेतर साहित्य या इसी को धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहा जाता है, और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, जो धार्मिक साहित्य है इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक है ब्राह्मण साहित्य या इसी को कहा जाता है वैदिक साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य, और तीसरा इसमें पार्ट आता है जैन साहित्य का। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसका एक भाग है वैदिक साहित्य और दूसरा भाग है वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो है वेद आते हैं, और वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं, और इसके अलावा उपनिषद भी आते हैं। जैसे वेदों की अगर हम बात करते हैं तो वेदों की संख्या जो है चार बताई जाती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हमारे चार वेद हैं। ठीक है, और फिर इन्हीं वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐसे गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, वो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक उसी प्रकार से आरण्यक आते हैं। फिर उसके बाद जो है उपनिषद की अगर बात करेंगे तो इनकी कुल संख्या 108 बताई जाती है, जबकि उपलब्ध या प्रमाणिक उपनिषद जो है उनकी संख्या 12 बताई जाती है। और 12 में जैसे ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, मैत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, तो ये सभी उपनिषद जो है वो आएंगे। ठीक है, वैदिकोत्तर साहित्य में, ठीक है, हिंदू धर्म के कानून से संबंधित जो स्मृतियां आती हैं, या इसके अतिरिक्त इसमें वेदांग आता है, या इसमें जो है पुराण आते हैं, या इसमें जो है महाकाव्य आते हैं। और महाकाव्य दो हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। इसके अलावा कुछ धर्मशास्त्र भी आते हैं, जैसे धर्म सूत्र आता है, फिर टीकाएं आती हैं, और फिर उसके बाद जो है बहुत सारे निबंध आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ठीक है, फिर बौद्ध साहित्य की अगर बात करेंगे तो एक है धर्म वैधानिक और दूसरा है गैर विहित। तो धर्म वैधानिक की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हीनयान और महायान आता है। ठीक है, हीनयान के अंतर्गत जो है विनय पिटक, फिर उसके बाद सुत्त पिटक, और फिर उसके बाद जो है अभिधम्म पिटक। ठीक है ना। महायान की अगर हम बात करेंगे तो इसमें माध्यमिकवाद आता है, इसके अलावा इसमें योगाचार भी आता है। गैर विहित संसाधनों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है नागसेन के द्वारा लिखा गया मिलिंद पन्हो ग्रंथ है। इसके अलावा जो है महावस्तु है, इसके अलावा दीपवंश और महावंश, जिनको सिंगली स्रोत या सिंगली अनुश्रुतियों के रूप में भी जाना जाता है। जैन साहित्य के अंतर्गत जो है 12 अंग आएंगे,
इसमें 12 उपांग आएंगे, 10 प्रकीर्ण आएंगे, 6 छेद सूत्र आएंगे और 4 मूल सूत्र आएंगे। ठीक है। फिर धर्मरेतर साहित्य या धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है। इसमें कुछ काव्य साहित्य भी आएंगे, जैसे मेघदूत कालिदास की, त्रिशतक भर्तहरि की, बुद्ध चरित अश्वघोष का। ठीक है। और इस पे नाटकों की अगर बात करेंगे तो भारत का जैसे नाट्य शास्त्र, ठीक है, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, शूद्रक का वृक्ष कटिकम। ठीक है। फिर गद्य साहित्य के अंतर्गत अगर देखेंगे तो 10 कुमार चरित्र दंडिन का, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का, हर्ष चरित जो है वो बाणभट्ट का और विक्रमांक देव चरित्र विल्हड़ का। ठीक है। तो इन सभी काव्य साहित्य, नाटक या गद्य साहित्यों से भी जो है प्राचीन इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त होती। फिर उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण में कुछ नाम हैं, जैसे हेरोडोटस हो गया, मेगस्थनीज हो गया, फाहियान हो गया, वेनसांग हो गया, हवली हो गया, स्मिथ हो गया। ठीक है। ओनोसेक्रिटस हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्लिनी हो गया और फिर उसके बाद जो है जस्टिन हो गया। इसके अतिरिक्त भी तमाम जो है अन्य विदेशी विवरण हैं। ठीक है। हेरोडोटस के संबंध में पिछली क्लास में हम लोगों ने जान लिया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इनके द्वारा जो है द हिस्ट्रीज या हिस्टोरिका नामक किताब लिखी गई। ठीक है। वेगस्थनीज की अगर बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आता है, यूनानी दार्शनिक था। इसने इंडिका नामक किताब लिखी थी और उस किताब से मौर्य काल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती। ठीक है। इसके अतिरिक्त फाहियान की अगर बात करेंगे तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत में आता है और इसने भारत दशा का विवरण नामक किताब लिखी है, जिससे जानकारी प्राप्त हो जाती। वेनसांग उसी क्रम में अगर देखेंगे तो हर्षवर्धन के समय में आता है और इसने सी यू की ग्रंथ लिखा है, जिससे तमाम जानकारियां मिलती। हवली जो है वेनसांग के एक मित्र थे। ठीक है। और हवली ने जो है वेनसांग की जीवनी नामक जो है ग्रंथ लिखा है। ठीक है। इसके अलावा स्मिथ की अगर हम बात करते हैं तो स्मिथ की अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब है और इस किताब में ही जो है समुद्रगुप्त के बारे में कुछ चर्चा मिल जाती है। जैसे स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है और इस बात का जिक्र जो है किस किताब में मिलता है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उसके लेखक कौन है? स्मिथ। ठीक उसी प्रकार से जो है ओनोसेक्रिटस जो है वो सिकंदर के साथ आता है। सिकंदर का आक्रमण जब भारत होता है, भारत पर होगा। प्लिनी की अगर बात करेंगे तो इनके द्वारा नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखी गई। जस्टिन की अगर बात करेंगे तो इनकी किताब का नाम है सार संग्रह। ठीक है। तो ये जो साहित्यिक साधन है और ये जो पुरातात्विक संसाधन है, ये संसाधन भारतीय इतिहास को जानने में काफी मदद करते हैं या भारतीय इतिहास को लिखने में भी जो है इन संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और ये संसाधन काफी इम्पोर्टेंट है इतिहास को समझने के लिए। अगर इन संसाधनों को अच्छे तरीके से समझ लिया जाए तो इतिहास के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी पाठ हैं, वो बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। ठीक है। तो इसमें से आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो सिक्कों वाला ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सिक्के की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे मुद्रा या सिक्के, है ना। मुद्रा और सिक्कों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये है कि मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है। तो दोस्तों मुद्रा या सिक्कों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे इसको कहा जाता है मुद्रा शास्त्र।
ठीक है, मुद्रा शास्त्र। ठीक है दोस्तों, अगर चाहेंगे तो मेरे साथ जो है नोट्स भी जो है अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि मुद्रा या सिक्कों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और इसी मुद्रा शास्त्र से जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। कौन सा? कि भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है ना? तो भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे, नाम जेम्स प्रिंसेप का। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, है ना? ठीक है, फिर उसके बाद जो है, अगर इस मुद्रा या सिक्कों की बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे कि पूरा तात्विक संसाधनों में यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जाना कि पुरातात्विक संसाधनों में मुद्रा एक महत्वपूर्ण संसाधन बनता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है याद रखेंगे, इससे यानी कि मुद्रा से जानकारी क्या मिलती है, कैसे मिलती है? तो इससे जो है राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, है ना, धार्मिक, पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है ना? मतलब कि मुद्रा से जो है इतिहास के अंतर्गत जो भी सामाजिक व्यवस्था है, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो भी राजनैतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, ठीक है, इन सभी पहलुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए जो है मुद्रा इतिहास को जानने के संसाधनों में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो जैसे मुद्रा की अगर बात करेंगे तो मुद्रा पर अंकन, मुद्रा पर अंकन, ठीक है, किन किन चीजों का मिलेगा? तो जैसे मुद्रा पर राजा का नाम प्राप्त होता है ना? फिर इस पर जो है तिथियां प्राप्त होती हैं, है ना, कोई ना कोई डेट, है ना? इसके अतिरिक्त जो है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इस पर उपाधियां प्राप्त हो जाती हैं, है ना? ठीक है, मुद्रा पर राजा का नाम, है ना, तिथियां और उपाधियां प्राप्त होती हैं। इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो तमाम जो है वो आकृतियां भी मिलती है ना? ठीक है, अब आकृतियों की अगर हम बात करेंगे तो आकृतियों में कौन कौन सी आकृतियां हम कह सकते हैं? जैसे
धनुष की आकृति, है ना। इसके अलावा जैसे अश्वमेघ, यज्ञ की आकृति, या इसके अलावा जो है देवी देवताओं की आकृति, इसके अलावा जो है देवताओं की आकृति, की आकृति, है ना। तो इस टाइप से जो है बहुत सारी आकृतियां मिलती हैं, जैसे वीणा की आकृति, है ना। इसके अलावा अगर देखेंगे मुद्रा पर राजा का चित्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। तो मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो इस पर राजा का नाम, इस पर तिथियां, राजा का चित्र, इसके अलावा राजा की जो उपाधियां थी, या इसके अलावा अन्य तमाम आकृतियां प्राप्त होती हैं, और इनसे जो है भारतीय इतिहास को जानने में काफी सुविधा होती है। जैसे अगर मुद्रा पर राजा का नाम अंकित है तो ये पता चल जाता है कि राजा या किस राजा के द्वारा जो है मुद्रा को ढलवाया गया। ठीक है। डेट के मिलने से क्या हो जाता है कि राजा किस टाइम पीरियड में था। ठीक है। तो उसके टाइम पीरियड को निर्धारित करने में काफी मदद मिलती है। राजा के चित्र की अगर हम बात करते हैं तो राजा के चित्र से क्या पता चलेगा कि उस टाइम पीरियड में, ठीक है, वेशभूषा कैसी थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कनिष्क के सिक्कों पर उसको कोट पैंट पहन करके दिखाया गया है या दर्शाया गया है। ठीक है। तो ये कोट पैंट का चलन विदेशी शासकों में था, ऐसी जानकारी प्राप्त हो जाती है। या इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यही चलन जो है गुप्त शासकों में भी दिखाई देता है। गुप्त शासकों के सिक्कों पर गुप्त शासकों को भी जो है कोट पैंट पहन करके दर्शाया गया है। ठीक है। या इसके अलावा जैसे राजा के द्वारा जब कोई उपाधि धारण की जाती थी तो इस उपाधि से ये पता चल जाता था कि राजा जो है वो किस स्थिति का है। मतलब राजा सार्वभौम स्थिति में है, ठीक है, या शक्तिशाली है, या राजा कमजोर है। तो ये उपाधियों से जो है पता चल जाता था। आकृतियों की अगर बात करेंगे तो आकृतियों से भी स्थिति की जानकारी मिलेगी। जैसे राजा को धनुष लिए दर्शाया गया, ठीक है, या राजा को अश्वमेध यज्ञ करता हुआ दर्शाया गया। ठीक है। या इसके अलावा बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया, या विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां मिली। तो जैसे देवी देवताओं की आकृतियां जब मिलेंगी तब इससे ये पता चलेगा कि किस राजा के द्वारा किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों की अगर हम बात करते हैं तो उस पर बीड़ा बजाते हुए उसको दर्शाया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि समुद्रगुप्त वीणा का काफी शौकीन था। ठीक है। और ये भी पता चल जाता है कि वीणा नामक जो वाद्य यंत्र है ये गुप्त काल में मौजूद था। ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ के प्रकार ये राजा की शक्ति का प्रतीक है। धनुर्धारी प्रकार ये राजा की शक्ति का प्रतीक है। तो इस प्रकार के सिक्कों की अगर हम बात करते हैं तो गुप्त काल में जैसे समुद्रगुप्त के तमाम सिक्के मिलते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के तमाम सिक्के मिलते हैं। तो वो सारी चीजें जो है इससे पता चल जाती। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें आते हैं भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा। ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो सबसे प्राचीन मुद्रा का नाम है आहत मुद्रा। आहत मुद्रा। ठीक है। या इसी आहत मुद्रा को कहा जाता है पंचमार्क मुद्रा। ठीक है। पंचमार्क मुद्रा।
ठीक है। तो ये याद रखना कि भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा का क्या नाम है? आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। ठीक है। आहत मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि आहत मुद्रा जो है ये नाम कैसे पड़ा और पंचमार्क मुद्रा ये नाम कैसे पड़ा। ठीक है। ये जो मुद्रा होती थी ये ठप्पा मार विधि के माध्यम से बनाई जाती थी और ठप्पा मार विधि के लिए भारतीय भाषाओं में जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है आहत। ठीक है। इसका पंचमार्क नाम कैसे पड़ेगा? क्योंकि इस मुद्रा के ऊपर जो है 5 मार्क यानी कि 5 चिन्ह प्राप्त होते हैं और उसी आधार पर इस मुद्रा को पंचमार्क मुद्रा कहा जाता है। ठीक है। तो भारत में आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा का प्रारंभ कब हुआ? ठीक है। तो याद रखेंगे कि इसका जो प्रारंभ है वो कब होगा? छठी शताब्दी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में किसका प्रारंभ होता है? तो आहत मुद्रा का प्रारंभ होता है और ये काल रहेगा कौन सा? द्वितीय नगरीयकरण, है ना? द्वितीय नगरीयकरण, है ना? ठीक है। मतलब भारत में जब द्वितीय नगरीयकरण होगा तब जो है भारत में आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा का चलन होगा। ठीक है। तो क्या द्वितीय नगरीकरण के पहले भारत में सिक्के या मुद्रा का चलन था या नहीं था? ठीक है। द्वितीय नगरीकरण का काल है कौन सा काल? ठीक है। तो जैसे अगर बात करते हैं वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता में जो आर्य लोग थे वो आर्य शुरुआती दौर में अगर देखेंगे तो वो ग्रामीण प्रधान नजर आते हैं। ठीक है। ग्रामीण प्रधान थे तो वो छोटे छोटे कबीलों में डिवाइड थे और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते रहते थे। खेती बाड़ी का काम जो है बहुत ही कम मात्रा में करते थे। वो विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को, ठीक है, चराने के लिए जाया करते थे। ठीक है। तो उनका जीवन जो था एक प्रकार से कबीलाई जीवन था, है ना? ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वही आर्य लोग जो है वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत की तरफ आते हैं और जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता थी वहीं पर आकर के बस जाते। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो है भारत की जलवायु के हिसाब से जो है वो लोग ढलते रहेंगे और अपना क्षेत्र विस्तार वो करते रहेंगे। दोस्तों, वैदिक काल में अगर देखेंगे शुरुआती दौर में ये जो कबीले थे इन कबीलों के लिए ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है जन। ठीक है। और यही जन जो है जब धीरे धीरे करके जो है आपस में मिलेंगे तो जन से बनेगा जनपद और जनपदों में उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का विकास हो जाएगा और वही 16 महाजनपदों का जो विकास का काल रहेगा वही है द्वितीय नगरीकरण का काल। इससे पहले अगर हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में तो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारिक साक्ष्य मिलते हैं और इसका भी साक्ष्य मिलता है कि उस समय में, ठीक है, व्यापार जो है वो मुद्रा के माध्यम से या सिक्कों के माध्यम से ना होकर के वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से किया जाता था। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो भारत में सबसे पहली बार मुद्रा का चलन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण काल में होगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पंचमार्क मुद्रा या आहत मुद्रा है, ठीक है, तो इसका नाम यानी कि इसे आहत मुद्रा नाम जो है सबसे पहली बार किसने दिया है? ठीक है। तो याद रखेंगे नाम किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल जो है
ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की जो प्राचीन मुद्रा है उसको आहत मुद्रा कहा है। ठीक है, फिर इसके बाद इसी से रिलेटेड अगला यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि इसे पंचमार्क नाम, ठीक है, पंचमार्क नाम जो है ये सबसे पहली बार किसने दिया है? तो याद रखेंगे जेम्स प्रिंसेप का नाम, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने जाना कि जेम्स प्रिंसेप को भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक भी माना जाता है। तो वही जेम्स प्रिंसेप ने जो है इस आहत मुद्रा को सबसे पहली बार पंचमार्क मुद्रा कहा। फिर इसके अलावा इसमें याद रखेंगे कि इसका विस्तृत अध्ययन जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो विस्तृत अध्ययन जो है किया गया है ई जे रैप्सन। ठीक है ना दोस्तों, ये तीनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से कर लेते हैं। आहत मुद्रा को आहत मुद्रा किसने कहा? वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा। आहत मुद्रा को पंचमार्क मुद्रा किसने कहा है? तो स्मिथ का नाम याद रखेंगे। इसके अलावा इसका विस्तृत अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो ई जे रैप्सन के द्वारा किया गया है। ठीक है, फिर इसी आहत मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये किस धातु की बनाई जाती थी? ठीक है, तो धातु की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर चांदी का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा जो है कुछ आहत मुद्राएं जो है वो तांबे की भी मिलती है ना। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो चांदी की ही आहत मुद्राएं मिलती है ना। तांबे की आहत मुद्राओं की संख्या काफी कम मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आहत मुद्रा में सबसे ज्यादा प्रयोग अगर किसी धातु का किया जाता था तो वो चांदी का किया जाता था। फिर उसके बाद जो है इसके आकार की अगर बात की जाएगी कि इसका आकार कैसा था, तो ध्यान रखेंगे इसका आकार जो है वो अनियमित मिलता है, अनियमित था। ठीक है, मतलब किसी एक निश्चित शेप में जो है ये मुद्रा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे मुद्रा पर लेख की बात जब आएगी तो याद रखेंगे ये लेख विहीन है। ठीक है ना, मतलब आहत मुद्रा पर किसी भी प्रकार का कोई लेख प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसी आहत मुद्रा की अगर बात करेंगे तो इसमें याद रखेंगे कि इसे या याद रखेंगे इसका पहला प्रयोग जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? ठीक है, तो आहत मुद्रा का सबसे पहला प्रयोग जो है वो कहाँ पर मिलता है? तक्षशिला में। तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ पर पड़ेगा? तो पाकिस्तान में, है ना। तक्षशिला पाकिस्तान में आहत मुद्रा का, ठीक है, पहला प्रयोग मिलता है। फिर उसके बाद जो है इसका या इसकी सर्वप्रथम खोज, ठीक है, इसकी सबसे पहली खोज जो है वो किसके द्वारा की गई है? तो याद रखेंगे कर्नल कोल्डवेल। ठीक है, कर्नल कोल्डवेल के द्वारा जो है आहत मुद्रा को खोजा गया है। और कर्नल कोल्डवेल ने जो है आहत मुद्रा को सबसे पहले कहां पर खोजा? तो स्थान का नाम याद रखेंगे कोयम्बटूर। ठीक है ना, तो कोयम्बटूर में जो है आहत मुद्रा का, ठीक है, इसको खोज लिया गया। ठीक है,
फिर उसके बाद जो है इसी में आहत मुद्रा की अगर हम बात करेंगे, सॉरी, आहत मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ और चीजें जानेंगे कि इसका या इसकी सबसे बड़ी निधि जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, आहत मुद्रा की सबसे बड़ी निधि कहाँ से प्राप्त होगी, तो स्थान का नाम याद रखेंगे, अमरावती। अमरावती। ठीक है, सबसे बड़ी निधि जो है वो अमरावती से प्राप्त होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पुराने सिक्के यानी कि इसके सबसे पुराने सिक्के जो है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो याद रखेंगे, मगध। ठीक है, मगध और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, है ना। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है कि आहत मुद्रा का सबसे पहला प्रयोग जो है वो कहाँ से मिलता है, तक्षशिला से मिलता है। आहत मुद्रा को सबसे पहली बार जो है कहाँ पर खोजा गया, कोयम्बटूर में खोजा गया है। इसके अलावा इसको खोजा किसने है, कर्नल कोल्डवेल ने खोजा है। फिर उसके बाद इसकी सबसे बड़ी निधि मतलब सबसे ज्यादा संख्या में इकट्ठा जो है ये कहाँ से प्राप्त होती है, अमरावती आंध्र प्रदेश से प्राप्त होती है। इसके अलावा इसके सबसे पुराने सिक्के जो है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मगध और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न बन सकता है, इसे राजकीय नियंत्रण जो है सर्वप्रथम किसने प्रदान किया। ठीक है, तो यहाँ पर नाम याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश, मौर्य वंश। ठीक है, तो पहली बार जो है राजकीय नियंत्रण जो है मौर्य काल में प्राप्त हुआ, यानी कि मौर्य काल के पहले अगर हम देखेंगे तो इस पर राजकीय नियंत्रण नजर नहीं आता है। इससे पहले के काल में अगर देखते हैं तो वहां पर जो भी व्यापारी थे या जो भी व्यापारिक समूह थे उनके ही नियंत्रण में जो है मुद्रा को ढाला जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक था प्रधानमंत्री जिसका नाम था चाणक्य, है ना। तो इसका प्रधानमंत्री था चाणक्य, और चाणक्य के द्वारा जो है किताब लिखी गई है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किताब की अगर बात करेंगे तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि टकसाल का प्रथम उल्लेख, है ना, टकसाल का सबसे पहला उल्लेख जो है वो किस किताब में मिलता है, तो अर्थशास्त्र किताब में मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था, मौर्य वंश का था। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसमें अगला प्रश्न बन सकता है कि मौर्य काल की आहत मुद्रा को क्या कहते थे, यानी उसका नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर नाम याद रखेंगे, इसको कहा जाता था पण या कलशापण। ठीक है, मौर्य काल की ये मानक मुद्रा है। ठीक है, मौर्य काल में जो आहत मुद्रा थी उसको पण या कलशापण के नाम से भी
जाना जाता है। ठीक है, फिर इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो क्वेश्चन बन सकता है कि इसका सर्वाधिक प्रयोग जो है वो किस काल में हुआ। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रयोग की जब बात आएगी तब भी आंसर सेम रहेगा, मौर्य काल। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक प्राप्त जो है किस काल से होती हैं, तो याद रखेंगे मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, है ना। ठीक है, तो आहत मुद्रा से रिलेटेड जो है ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार हल्का सा फिर से कर लेते हैं। ठीक है, देख, हमने क्या बताया है कि आहत मुद्रा को ही पंचमार्क मुद्रा कहा जाता है। आहत मुद्रा का चलन जो है वो कब हुआ, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण के समय। ठीक है, आहत मुद्रा को आहत मुद्रा किसने कहा है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है। आहत मुद्रा को पंचमार्क मुद्रा किसने कहा है, तो जेम्स प्रिंसेप ने कहा है। आहत मुद्रा का विस्तृत अध्ययन किसके द्वारा किया गया, तो ईजे रैप्सन के द्वारा किया गया है। आहत मुद्रा किस धातु की बनाई जाती थी, चांदी और तांबे की बनाई जाती थी, जिसमें चांदी के सिक्के जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसका आकार जो है अनियमित होता था, इस पर लेख किसी भी प्रकार का नहीं मिलता था। ठीक है, इसके अलावा इसके पहले प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तक्षशिला से प्राप्त होता है, या इसकी सबसे पहली खोज जो है वो कहाँ पर की गई, कोयम्बटूर में की गई। मतलब कोयम्बटूर में सबसे पहली आहत मुद्रा को खोजा गया, और इस आहत मुद्रा को खोजा किसने, तो कर्नल कोल्डवेल ने खोजा था। फिर इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी निधि जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो अमरावती से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त इसमें सबसे पुराने सिक्के जो है वो किस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, मगध और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। फिर इसको राजकीय नियंत्रण सबसे पहली बार किसने प्रदान किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रदान किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में टकसाल का उल्लेख किया है। इसके अलावा मौर्य काल की आहत मुद्रा को पण या कलशापण कहा जाता था। ठीक है, इसका सर्वाधिक प्रयोग जो है वो मौर्य काल में हुआ है। ठीक है, और लेकिन सर्वाधिक मात्रा में ये प्राप्त किस कालखंड से होती है, तो मौर्योत्तर काल से होती है। यहाँ पर एक चीज ये समझ लेना कि सर्वाधिक प्राप्त जो है वो किस कालखंड से होती है, तो मौर्योत्तर काल से होती है, लेकिन सबसे बड़ी निधि अमरावती से प्राप्त होती। ठीक है, तो इस दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि इस पर अंकन जो है किन किन चीजों का मिलता है। ठीक है, तो अंकन में याद रखेंगे जैसे पेड़ मिलता है, पेड़ की आकृति इस पर मिलती है। इसके अलावा इस पर जो है सूर्य की आकृति मिलती है। इसके अलावा जो है अर्धचंद्राकार, अर्ध चंद्राकार आकृति मिलती है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इस पर हाथी की आकृति मिलती है। इसके अलावा देखेंगे तो इस पर जो है सांड की आकृति मिलती है ना। ठीक है, तो आहत मुद्रा पर अंकन कई सारी चीजों का मिलता है, लेकिन इस पर लेख कोई नहीं मिलता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे क्या है, सूर्य। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि अनिवार्य रूप से अंकन आहत मुद्रा पर अनिवार्य
रूप से अंकन जो है किसका मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य का। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके जो है सोने के सिक्कों को चलाया गया, है ना? सोने के सिक्के, ठीक है। जैसे मौर्य काल और मौर्योत्तर काल की अगर बात करते हैं तो दोनों कालखंड में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अंतर क्या है कि मौर्य काल की अगर बात करेंगे तो मौर्य काल में आहत मुद्रा का चलन नजर आता है, जबकि मौर्योत्तर काल की अगर बात करेंगे तो वहां पर जो है आधुनिक मुद्रा का चलन देखने को मिलता है। जैसे मौर्योत्तर काल की अगर बात करेंगे तो भारतीय इतिहास में एक ये इम्पोर्टेंट काल है। क्यों? क्योंकि इस दौरान जो है भारत पर कुछ वैदेशिक आक्रमण होते हैं। भारत में वैदेशिक आक्रमणों की अगर हम बात करेंगे तो वैदेशिक आक्रमणों में जैसे इंडो ग्रीक आक्रमण भारत पर होता है, इसके अलावा जो है शक आक्रमण भारत में होता है, या इसके अलावा पार्थियन आक्रमण भारत में होता है, या इसके अतिरिक्त जो है कुषाण आक्रमण होता है। ठीक है, जिसमें इंडो ग्रीक शासकों की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने आहत मुद्रा की जगह पर कुछ आधुनिक मुद्रा का चलन किया। ठीक है, तो क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी तो ध्यान रखेंगे। पहली बात कि सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के, या इसके अलावा जो है सोने के सिक्के, है ना? भारत में पहली बार सिक्कों पर लेख लिखने की प्रथा और इसके साथ ही साथ सोने की धातु का प्रयोग जो है वो सबसे पहली बार किसने किया? तो इंडो ग्रीक शासकों ने। इंडो ग्रीक, ठीक है, या इन्हीं को हम बोलेंगे हिंद यूनानी। ठीक है ना? फिर इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन, शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे कुषाणों ने। कुषाणों द्वारा, ठीक है। और कुषाणों में मुख्य रूप से नाम आता है बिम कडफिसेस। ठीक है, बिम कडफिसेस जो है ये कुषाण वंश का शासक है। इसके द्वारा भारत में पहली बार शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन किया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन, सबसे ज्यादा सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने किया? तो गुप्त शासकों ने। गुप्त शासकों ने, ठीक है। फिर उसके बाद जो है गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ठीक है, या उनका नाम क्या था? तो याद रखेंगे दीनार। ठीक है, गुप्त काल में सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों,
आहत मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो आहत मुद्रा में जैसे हम लोगों ने जाना कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई लेख नहीं मिलता है, ठीक है। और लेख न मिलने से जो है आहत मुद्राएं जो है वो भारतीय इतिहास को जानने में, ठीक है, उतना ज्यादा कारगर नहीं, ठीक है। जबकि अगर मौर्योत्तर काल की अगर बात करेंगे, जब भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ और उन्हीं सिक्कों पर लेख लिखा गया, ठीक है, लेख में उसमें तमाम उपाधियां, राजा का नाम, ठीक है, देवी देवताओं की आकृतियां, ठीक है, स्वयं राजा की आकृतियां, इन सभी चीजों के मिलने से जो है भारतीय इतिहास के अंदर जो है एक पारदर्शिता बन जाती है। इसलिए जो है यहाँ से सिक्कों का एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है भारतीय इतिहास में, ठीक है। तो अब देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो जैसे तांबे के सिक्के, ठीक है ना। जो तांबे के सिक्के हैं उन सिक्कों में जो है याद रखेंगे विदेशी शासक का नाम मिनांडर, ठीक है ना। मिनांडर के द्वारा जो है तांबे के सिक्के कुछ चलाए गए और इन्हीं तांबे के सिक्कों की अगर बात करेंगे तो मिनांडर के जो सिक्के हैं इस पर आकृति मिलती है किसकी? धर्म चक्र की, ठीक है। तो धर्म चक्र वाला या धर्म चक्र आकृति वाला जो है मिनांडर के द्वारा सिक्का चलवाया गया। और मिनांडर जो है किस वंश का शासक था? तो याद रखेंगे इंडो ग्रीक शासक था, ठीक है। फिर उसके तिथि वाला प्रथम, ठीक है, तिथि वाला प्रथम सिक्का, ठीक है। मतलब सबसे पहली बार जो है तिथि वाला सिक्का किसके द्वारा चलाया गया है? तो याद रखेंगे वहां पर नाम किसका? जीवदामन का, जीवदामन। जीवदामन किस वंश का शासक था? तो याद रखेंगे ये शक शासक था, ठीक है। तो तांबे के सिक्कों के चलन की अगर बात करेंगे तो तांबे के सिक्कों के चलन में मिनांडर का नाम आता है। इसके बाद तिथि वाला जो पहला सिक्का है वो जीवदामन के द्वारा चलाया गया। जीवदामन किस काल का शासक है? तो शक काल का शासक है। फिर उसके बाद जो है भागवत धर्म, भागवत धर्म का प्रथम सिक्का, ठीक है। ये भागवत धर्म का जो पहला सिक्का है ये सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? तो अपोलोडोटस, ठीक है, अपोलो डोटस। अपोलोडोटस हिंद यूनानी शासक था, ठीक है, हिंद यूनानी शासक था, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि, है ना, यानी कि सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि का अंकन, ठीक है। सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि का अंकन किसके द्वारा किया गया? तो अगाथोक्लीज के द्वारा किया गया, है ना, अगाथोक्लीज के द्वारा किया गया, है ना, ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे जैसे क्वेश्चन बन जाता है हनुमान की आकृति वाला सिक्का, ठीक है। हनुमान की आकृति वाला सिक्का किसने चलवाया? तो संरक्षण वर्मा ने, ठीक है, संरक्षण वर्मा। संरक्षण वर्मा की अगर बात करेंगे तो किस वंश का था? चंदेल वंश का था, ठीक है ना। तो
सिक्कों वाले टॉपिक की अगर बात करेंगे तो उससे ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम लोगों ने आज जाने। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा हम बता देते हैं कि सिक्कों की अगर हम बात करेंगे तो सिक्के जो है वो भारतीय इतिहास को जानने के जो पुख्ता संसाधन है उन संसाधनों में से एक है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।